नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों यूजीसी के एक नियम ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। समाज को कई भागों में बांट कर रख दिया गया है, पर जो भी लोग इसके पक्ष या विपक्ष में खड़े हैं, उन सबको यह जानना चाहिए कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। यूजीसी का यह एक्ट हर भारतीय के लिए एक चेतावनी है। अगर इसे चेतावनी के तौर पर आपने नहीं देखा, तो आने वाले समाज में आपके और हमारे बच्चों के सामने ऐसा संकट हम लोग खड़ा करके जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आखिर ये समस्या क्या है और इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, और यह समस्या हर भारतीय के लिए एक चेतावनी क्यों है। कहीं भी होने वाला अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है, क्योंकि हम सब परस्पर जुड़ी हुई आपसी निर्भरता के अपरिहार्य जाल में बंधे हैं। यह बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कही थी। वे अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे, जिन्होंने अहिंसक संघर्ष के माध्यम से नस्लीय समानता की वकालत की थी। जब न्याय की खोज में ही व्यक्ति के अधिकारों से समझौता करने लगे, तो वह अपनी नैतिक सत्ता खो देता है। हम भारत के लोग, हमारे संविधान की यह पहली पंक्ति ही प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह आश्वासन देती है कि वह इस राष्ट्र की नीतियों के केंद्र में है और उसके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। यह पंक्ति समाज की सामूहिकता को रेखांकित करती है, धर्म, जाति और पंथ से परे। साथ ही यह हर व्यक्ति को अपने विश्वासों का पालन करने का अधिकार भी सुनिश्चित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं को संरक्षक के रूप में और संविधान को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मानता है। ये ढांचे इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि न्याय निष्पक्षता और पूर्वाग्रह रहित तरीके से दिया जा सके। लेकिन समय समय पर ऐसे क्षण आते हैं जो इन सुरक्षा व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता की परीक्षा लेते हैं। वर्ष 2016 में उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्था हैदराबाद विश्वविद्यालय उस समय राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गई, जब छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने देशव्यापी चिंता और बहस को जन्म दिया। विश्वविद्यालय परिसरों में सामाजिक अन्याय, कैंपस राजनीति की प्रकृति और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव की मौजूदगी जैसे कठिन प्रश्न सामने लाकर खड़े कर दिए। यहां तक कि कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उनका दलित प्रमाण पत्र फर्जी था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रोहित वेमुला एवं पायल तड़वी प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दिया और कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्पीड़न तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए जा रहे नियमों को अंतिम रूप देते समय जाति आधारित भेदभाव से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाए। यूजीसी का समानता संबंधी नियम केवल तकनीकी नीतिगत निर्णय नहीं है, वे गंभीर संस्थागत झटका है। इन्हें हर भारतीय राजनीतिक विचारधारा से परे देखता है। राजनीतिक विचारधारा के लिए एक गहरी चेतावनी के रूप में इसे जाना जाना चाहिए, क्योंकि भारत के कई मूल संवैधानिक और सामाजिक मूल्य आज भी दबाव में दिखाई दे रहा है। यह एक ऐसा पारंपरिक उदाहरण है जिसमें किसी एक वर्ग को एकजुट करने के लिए भीतर ही एक घृणा का पात्र गढ़ा जाता है। इसमें हिंदुत्व की विचारधारा मजबूत होने के बजाय कमजोर होती है। यूजीसी जैसी संस्थाएं भारत के लोकतांत्रिक पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे केवल व्यवस्थाओं को नियंत्रित नहीं करती, वे मानदंड गढ़ती हैं, नियत का संकेत देती हैं, यह तय करती हैं कि समानता, समावेशन और निष्पक्षता जैसे सिद्धांत व्यवहार में कैसे समझे जाएं और कैसे लागू किए जाएं। जब ऐसे ढांचों में बदलाव समानता की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो मामला केवल प्रक्रियागत नहीं रह जाता, वह गहरे नैतिक संवैधानिक स्तर तक पहुंच जाता है। भारत में समानता कोई उधार ली हुई या नई अवधारणा नहीं है। वेदों में समानता का मूल भाव सर्वे लोका सुखिनो भवन्तु के रूप में प्रकट होता है। यह संविधान में एक कानूनी गारंटी नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत आकांक्षा के रूप में निहित है। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव निषेध और समान अवसर से जुड़े अनुच्छेद इस समझ के साथ गढ़े गए हैं कि भारत की सामाजिक विविधता केवल औपचारिक तटस्थता से नहीं, बल्कि वास्तविक न्याय से संतुलित हो सकती है। इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार की वास्तविकता या आभासी कमजोरी
उस नाजुक संतुलन को डगमगा सकती है जो एकता और विविधता के बीच भारत की पहचान बनाता है, पहचान गढ़ता है। यह चिंता किसी दलगत असहमति तक सीमित नहीं की जानी चाहिए। भारत के राजनीतिक इतिहास में समानता के प्रति प्रतिबद्धता सरकारों के बदलाव के बावजूद महज इसलिए बनी रही क्योंकि यह वैचारिक नहीं बल्कि मूलभूत तत्व है। जब समानता पर बहस ध्रुवीकृत हो जाती है या जब संस्थागत निर्णय सामाजिक यथार्थ से कटे हुए प्रतीत होते हैं तो जनता का भरोसा धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और यह क्षरण यदि अनदेखा किया गया तो लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर कर देता है। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC का गठन किया, जिसे बाद में 1990 के दशक में प्रधानमंत्री VP सिंह ने लागू कर दिया। इसका उद्देश्य उभरती दक्षिणपंथी राजनीति को जातिगत गणित के माध्यम से संतुलित करना था, लेकिन इससे देश भर में भारी उथल पुथल मच गई। अंततः सत्ता का नुकसान भी हुआ। यही कैंपस राजनीति में भेदभाव की बहस की शुरुआत थी, जो किसी न किसी रूप में भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ मानी गई। इस पूरी बहस में शिक्षा का स्थान अत्यंत संवेदनशील है। विश्वविद्यालय केवल कौशल विकास के केंद्र नहीं है, वे ऐसे स्थल हैं जहाँ संवैधानिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा से जुड़े नियामक ढांचों को केवल कार्यकुशलता या एकरूपता से नहीं बल्कि सामाजिक संदर्भ और ऐतिहासिक वंचना के प्रति संवेदनशीलता से निर्देशित होना चाहिए। शिक्षा में समानता का अर्थ कभी एकरूपता नहीं रहा, उसका अर्थ हमेशा यथार्थ के अनुरूप न्याय का रहा है। संविधान निर्माताओं को इस अंतर का गहरा बोध था, तभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बार बार चिताया था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अस्थिर रहेगी। उनका स्वप्न किसी सपाट एक समान समाज का नहीं था बल्कि न्याय के माध्यम से ऊपर उठे हुए समाज का था। जब संस्थागत व्यवस्थाएं इस समझ से दूर जाती प्रतीत होती हैं तो चिंता स्वाभाविक है और पारदर्शी सार्वजनिक विमर्श की मांग उठती ही है। इस क्षण को व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखना आवश्यक है। आज भारत आर्थिक, तकनीकी और भू राजनीतिक स्तर पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवाचार के पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक प्रभाव का विस्तार, यह सब एक गतिशील राष्ट्र के संकेत है। लेकिन राष्ट्रीय शक्ति केवल क्षमता से नहीं मापी जाती, वह उन संस्थाओं की नैतिक सुसंगतता और उन मूल्यों की विश्वसनीयता से मापी जाती है जिन्हें वह बनाए रखती है। हालिया वैश्विक अनुभव एक चेतावनी देता है। जिन समाजों ने संस्थागत निर्णयों को साझा नैतिक प्रतिबद्धताओं से भटकने दिया, उन्हें बाद में गहरे सामाजिक विभाजन झेलने पड़े। एक बार समानता कमजोर पड़ जाए तो केवल नीतियों के जरिए उसे पुनर्स्थापित करना कठिन हो जाता है। इसके लिए भरोसा, संवाद और सत्ता में बैठे लोगों की ओर से निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। अमेरिकी विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने हालिया लेखन में कहा है कि हमें असफल विचारों के उदाहरण से सीख लेकर उनके हाशिए से नई दिशाओं में विकास करना चाहिए। इसलिए यह समय प्रतिक्रिया का नहीं, चिंतन का है। चेतावनी का अर्थ तात्कालिक आक्रोश नहीं होता, उसका अर्थ सामूहिक आत्ममंथन भी होता है। क्या हमारी संस्थाएं संवैधानिक मंशा के प्रति पर्याप्त सजग हैं? क्या नीतिगत निर्णय स्पष्टता और जवाबदेही के साथ संप्रेषित किए जा रहे हैं? और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या नागरिक सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं से परे असुविधाजनक होने पर भी मूल मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार हैं? भारतीयों के लिए यह केवल नियम का प्रश्न नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का सवाल है। भारत की शक्ति हमेशा इस क्षमता में निहित रहती है कि वह सिद्धांतों से समझौता किए बिना विविधता को आत्मसात कर सके। समानता ने विविधता, गरिमा और एकता के बीच सेतु का काम किया। यदि सेतु के कमजोर पड़ने की अनुभूति होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, न कि टाल दिया जाना चाहिए। अंततः हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही चाहिए कि समानता की रक्षा केवल अदालतों और आयोगों की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक साझा नागरिक दायित्व है। संस्थाओं को संवैधानिक निष्ठा के साथ, सरकार को संयम के साथ और नागरिकों को सजगता के साथ यह कार्य करना होगा। हालिया UGC नियमों ने, उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो, इस संतुलन की नाजुकता को उजागर कर दिया है।
यदि यह क्षणिक चेतावनी बनकर संस्थागत आत्मसंयम, सार्वजनिक विमर्श और मूल्यों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता को जन्म देता है, तो वह गणराज्य को और सशक्त कर सकता है। यदि इसे अनदेखा किया गया तो यह एक ऐसा मौन मोड़ बन सकता है जहां सिद्धांत खुले विद्रोह से नहीं बल्कि धीरे धीरे उपेक्षा से चिढ़ हो गए। भारत का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह कितना तेजी से बढ़ता है, बल्कि इस बात पर भी वह निर्भर करता है कि वह कितनी ईमानदारी से याद रखता है कि वह वास्तव में है कौन। इसके लिए सरकार छोड़िए, हर समाज के लोगों, हर संस्थाओं और न्यायपालिका, पत्रकारिता, कार्यपालिका, तीनों को बहुत समझ के साथ ऐसे समय में काम करना पड़ेगा, वरना यह देश अपनी पहचान खो देगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।